हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग, जैसा कि मैं तीन वीडियो डाला हूँ 3 भाग में। उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र है, एनसीईआरटी का बुक है। और इसमें मैंने बजट समूह एवं बजट रेखा के संबंध में 3 पार्ट में वीडियो डाल दिया हूँ। उसको आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। और आज मैं नया टॉपिक पर, उसी पार्ट से नया टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। मांग वक्र में संचलन तथा मांग वक्र में खिसकाव। और यह वीडियो में एक टीचर भी इसको देख सकते हैं कि पाठ में क्या क्या उदाहरण आए हैं, उद्देश्य क्या है और अधिगम सीखने से इसको क्या फ़ायदा होगा विद्यार्थी को। तो ये सब चीज़ एक टीचर के लिए भी है और विद्यार्थी के लिए भी है। तो मैं उसी हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि मांग वक्र में संचलन तथा मांग वक्र में खिसकाव। तो सबसे पहले तो हमें अर्थ जानना चाहिए कि मांग वक्र को तो समझ गए हैं या समझ लेंगे पढ़ करके। और संचलन तथा खिसकाव, संचलन और खिसकाव क्या है उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। मांग वक्र पर संचलन, तो जब एक ही मांग वक्र पर नीचे की ओर गति करते हैं तथा एक ही मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करते हैं तो उसे मांग वक्र पर खिसकाव क्या है? मांग में परिवर्तन, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु की मांग में कमी होती है तो इसको मांग में परिवर्तन या मांग में खिसकाव कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस पाठ को पढ़ाने में या बच्चों को पढ़ते समय क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। अवधारणा संबंधी कठिनाइयाँ क्या क्या आती है? तो अवधारणा संबंधी कठिनाई यहाँ पर हम लिख दिए हैं हेडिंग। अब इसमें क्या क्या कठिनाई आती है कि विद्यार्थी को मांग वक्र पर संचलन एवं खिसकाव को एक ही मान लेते हैं। देखिए, ये संचलन और खिसकाव जो है मांग वक्र पर, इसको एक ही मान लेते हैं, जबकि यह एक ही नहीं है। तो कैसे एक ही नहीं है उसको हम आगे देखेंगे। दूसरा अवधारणा संबंधी कठिनाई है मांग वक्र खिसकाव एवं संचलन का व्यवहारिक प्रयोग ना कर पाना, मतलब व्यवहार में उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको हमको बच्चों को सिखाना है, समझाना है, दक्षता लाना है। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक का, इस बिंदु का, शिक्षण बिंदु का? मांग में परिवर्तन के कारणों को जानने की दक्षता का विकास करना। कारणों, मांग में परिवर्तन क्यों होता है उसको जानने की दक्षता का विकास करना है विद्यार्थी में। दूसरा है मांग वक्र पर संचलन के कारणों की जानने की। देखिए, अब संचलन, पहले हम परिवर्तन को देखे हैं, अब संचलन के कारणों को जानने की दक्षता का विकास करना है विद्यार्थी में। तीसरा पॉइंट है संचलन एवं खिसकाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग की योग्यता का विकास। व्यवहारिक अनुप्रयोग की योग्यता का विकास करना है विद्यार्थियों में, किसका? संचलन एवं खिसकाव के संबंध में। अब इसके सीखने के क्या प्रतिफल आएगा सामने? तो पहला, विद्यार्थी वक्र पर संचलन एवं खिसकाव में अंतर को समझता है कि संचलन क्या है और खिसकाव क्या है, इसका अंतर को विद्यार्थी समझ जाएंगे। दूसरा, कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में किस प्रकार परिवर्तन होता है इसे समझता है। फिर अन्य तत्वों में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन को समझता है। कीमत में पी में परिवर्तन होने से, और पी के अलावा जो उपभोक्ता की फैशन, रुचि, ये सब है, आय है, उस पर ये डिपेंड करेगा, अन्य बातों पर। और चौथा बिंदु है मांग में परिवर्तन को व्यवहारिक रूप से समझ पाता है। मांग में परिवर्तन को विद्यार्थी व्यवहारिक रूप से समझ पाएगा। और इसको पढ़ाने से पहले हम बच्चों से, उनके विद्यार्थियों को मांग का नियम क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये सभी क्वेश्चन हमको विद्यार्थी से करना चाहिए कि वो कितना पाठ के संबंध में हम बच्चों से गतिविधि करवा सकते हैं क्लास में। गतिविधि 1, आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं।
कौन सी वस्तु की? दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली, जिससे आप बाजार से प्रचलित कीमत के आधार पर खरीदते हैं, जो मार्केट प्राइस होता है उस पर खरीदते हैं। दूसरा बिंदु है बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव किस पर? खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, उस पर हमें चर्चा करना है। फिर क्या मांग और इच्छा एक ही है, इस पर भी तर्क सहित बताना है। हमको ये सब स्पष्टीकरण करना है उदाहरण द्वारा, तालिका एवं रेखा चित्र विश्लेषण विधि द्वारा। मांग में परिवर्तन क्यों होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन, एक तो एक मतलब पी में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, और दूसरा अन्य तत्वों की कीमत, अन्य तत्व मतलब कीमत के अलावा अन्य जो तत्व है उसमें परिवर्तन होने से भी ये होता है। तो देखिए यहाँ पर मांग वक्र पर संचलन कैसे होता है उसको देखते हैं। मांग वक्र पर ऊपर या नीचे की ओर संचलन, मांग वक्र पर एक ही मांग वक्र पर उसी पर ऊपर या नीचे की ओर संचलन होता है, जिसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए पहला परिवर्तन कैसे होता है? मांग में विस्तार होता है। विस्तार मतलब मांग में वृद्धि, डिमांड में वृद्धि। तो डिमांड में वृद्धि कैसे होता है? जब वस्तु की कीमत में कमी के कारण, मतलब जो कीमत है उसमें कमी होने के कारण, वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण होता है मांग में विस्तार। मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन होता है, हम रेखा चित्र से भी समझाएंगे। मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन होता है। देखिए यहाँ पर जैसे PX एक्स वस्तु का प्राइस रुपये में, और QX मतलब एक्स वस्तु की इकाई मात्रा, फिर उसका वर्णन किया गया है तीसरा तालिका में। देखिए जब वस्तु का कीमत 5 रुपये है, तो एक्स वस्तु का कीमत 5 रुपये है, तो उस एक्स वस्तु की मांग कितना की जा रही है? 1 इकाई का। और जब उस कीमत 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाता है, तब मांग 1 से बढ़कर 5 हो गया। अब इसमें वर्णन हम कर सकते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी, वस्तु की P में कमी हुई है, वस्तु की P में कमी हुई है, और मांगी गई मात्रा में बढ़ोतरी हुई, मतलब D में वृद्धि हुई है, P में कमी हुई है प्राइस में। देखिए P 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गया, तो जो मांग 1 इकाई था वो बढ़कर 5 हो गया, मतलब वस्तु की कीमत में कमी हुई है, तो मांगी गई मात्रा में D में डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। अब इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं रेखा चित्र से। OX अक्ष पर एक्स वस्तु की इकाई को दिखाया गया है और OY लंब पर एक्स वस्तु की कीमत को। तो हम देखेंगे जैसे वस्तु का कीमत, देखिए पहले तालिका में 5 रुपये था, वस्तु का कीमत 5 रुपये था, तो उस समय वस्तु के 1 इकाई का मांग केवल यहाँ तक मांग किया जा रहा था। जब वस्तु का कीमत इतना था, केवल 1 इकाई मांग किया जा रहा था। जब कीमत 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गए, तो यहाँ पर आ गया कीमत घटकर, तो वस्तु की मांग जो 1 इकाई तक किया जा रहा था वो बढ़कर कितना हो गया? 5 इकाई तक हो गया। ये होता है, और ये DD वक्र है जो दोनों बिंदु को टच कर रहा है, जिसको AB रेखा से दिखाया गया है, जो ऊपर से नीचे की ओर आते हुए दर्शाया गया है। मतलब वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांगी मात्रा में बढ़ोतरी को दिखा रहा है ये। अब हम देखते हैं दूसरा, मांग में संकुचन। मांग में संकुचन मतलब मांग में कमी। तो कैसे होता है ये? वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, वस्तु की कीमत में P में वृद्धि, प्राइस में वृद्धि के कारण मांग वक्र पर ऊपर की ओर संचलन होता है। देखिए यहाँ पर वस्तु एक्स का प्राइस है 1 रुपये, तो वैसे समय में 5 इकाई का मांग किया जा रहा है, और जब कीमत बढ़कर, मतलब ये कीमत यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ गया, तो वैसी स्थिति में वस्तु की मांग में कमी आ गई। अब इसको वर्णन कर सकते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि, P में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्रा में गिरावट, मतलब D में गिरावट हो गई। अब इसको हम यहाँ रेखा चित्र समझ सकते हैं। वही है, OX अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को लिया गया है और OY लंब पर एक्स वस्तु की कीमत को। तो यहाँ हम देखते हैं जब वस्तु की कीमत इतना है,
शून्य से एक है, शून्य से एक है वस्तु की कीमत, तो मांग किया जा रहा है शून्य से 5 इकाई तक का। और जैसे कीमत 1 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो गया, देखिए कीमत बढ़कर कितना हो गया, 1 से 5 रुपये हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसको घटाकर इतना को माइनस कर दिया गया, इतना का जो खरीदारी हो कम कर दिया गया और इतना में ला करके रुक गया। देखिए कीमत जैसे ही 5 रुपये बढ़ गया तो जो मांगी गई मात्रा शून्य से 5 था वो शून्य से 1 हो गया। ये तो इसमें हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा में गिरावट आती है। तो आप लोग समझ गए होंगे मांग वक्र पर संचलन।